चलिए हम लोग आज फिर पुनः अगले टॉपिक को देखते हैं। हम लोग अभी सीख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और लाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। इसमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक्स हम लोगों को सीखने हैं। जो पहला है वह है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो दूसरा है वह है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो तीसरा है वह है बैलेंस शीट। और इसमें हम लोग अभी सीखने वाले हैं दूसरा टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को सीखने के लिए सबसे पहले 11th का कुछ हम लोग फाइनल अकाउंट को सीखना जरूरी है। फाइनल अकाउंट के बारे में अगर बात करें तो फाइनल अकाउंट में हम लोग सीखे थे एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह हम लोग सीखे थे फाइनल अकाउंट में। तो उसमें हम लोग सीखे थे कि इसमें 4 कॉलम हम लोग बनाते हैं। एक है पार्टिकुलर, दूसरा है अमाउंट, तीसरा है पार्टिकुलर, चौथा है अमाउंट। टोटल 4 कॉलम हम लोग बनाते हैं। 4 कॉलम में इस साइड को बोलते हैं डेबिट और इस साइड को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट। याद होगा आपको कि इसमें हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर वस्तु जो खरीदते हैं परचेज, इसमें से लेस आप रिटर्न भी कर सकते हैं, और फिर वेजेस, और फिर कैरेज। यह सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड लिखते थे। उसी तरीके से डायरेक्ट इनकम को क्रेडिट साइड लिखते हैं, जैसे सेल या लेस सेल रिटर्न भी लिखते हैं, लेस रिटर्न, फिर क्लोजिंग स्टॉक। तो इनकम को, डायरेक्ट इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। और अगर क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा बड़ा हो तो इसको पहले जोड़ लेंगे, और डेबिट साइड सेम टू सेम अमाउंट लिख देंगे, और डेबिट साइड में जितना भी कुछ लिखा हुआ हो उसको माइनस कर देंगे। जो हम लोग को मिलेगा वह कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसी तरीके से अगर डेबिट साइड किसी वजह से ज़्यादा बड़ा हो तो डेबिट साइड पहले जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, और ठीक उतना ही सामने सामने क्रेडिट साइड लिख लेंगे, और क्रेडिट साइड में यह सब जो लिखा हुआ है उसको माइनस कर लेंगे। जो बचेगा वह कहलाएगा ग्रॉस लॉस। इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हम लोग निकालते थे। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग फिर ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऊपर ट्रेडिंग माना जाएगा और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस माना जाएगा। तो फिर इसी ग्रॉस प्रॉफिट का जो अमाउंट यहाँ पर मिलेगा, इसी अमाउंट को हम लोग लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अथवा किसी वजह से अगर ग्रॉस लॉस आता है तो इस साइड हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे टू ग्रॉस लॉस, और इस अमाउंट को लिख लेंगे। तो इतना लिख लेने के बाद में अदर भी इनडायरेक्ट इनकम अगर नज़र आता है तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नज़र आता है तो उसको डेबिट साइड लिखते हैं, जैसे सैलरी देना, रेंट देना, एक्सपेंसेस करना इत्यादि। फिर क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा बड़ा हो तो क्रेडिट साइड जोड़ लेंगे, ठीक सेम टू सेम उतना ही अमाउंट डेबिट साइड लिख लेंगे, और ये सबको माइनस कर लेंगे, जितना भी खर्च होगा उन सभी खर्चों को, और जो बैलेंस बचेगा वह कहलाएगा नेट प्रॉफिट। और किसी वजह से डेबिट साइड ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्रेडिट साइड कम हो जाता है, तो डेबिट साइड पहले जोड़ लेंगे, ठीक सामने सामने क्रेडिट साइड लिख लेंगे, और इन सबको माइनस कर लेंगे। जो बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर वह कहलाएगा नेट लॉस। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाने की कोशिश करते थे। इसी की मदद से अब हम लोगों को सॉल्व करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दरअसल जो ऊपर में हेडिंग है इसको हम लोग हटाएंगे, और ऊपर में लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यह जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था इसको चेंज करके ऊपर में हेडिंग लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर बस बनेगा सेम टू सेम, मगर ऊपर में हेडिंग इसका चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से कैश को चेंज करके हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिख दिए थे, उसी तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेंज करके ऊपर में लिख देंगे हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अभी आप देख रहे होंगे डेबिट साइड में सभी खर्चों को लिखे हैं, इस पार्टिकुलर के बदले में हम लोग इधर खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंडिचर, और इस साइड में इनकम को लिखते हैं
यहाँ आप देखेंगे इस साइड में इनकम को लिखते हैं, इस वजह से इस पार्टिकुलर के बदले में हम लोग लिख देंगे इनकम। तो यह फॉर्मेट उसी तरीका का रहेगा, थोड़ा सा ऊपर में चेंज हो जाएगा हेडिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले में ऊपर में लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड का जो पार्टिकुलर है उसके बदले में लिख लेंगे एक्सपेंडिचर फिर अमाउंट, क्रेडिट साइड का जो पार्टिकुलर है उसके बदले में लिख देंगे इनकम फिर अमाउंट। और इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग अलग लिखते थे। डायरेक्ट को लिखते थे ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट को लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इस दोनों को मिक्स कर लेंगे, अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते थे डायरेक्ट इनकम को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम को, तो दोनों को अब अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे पुनः मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग का सॉल्व यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो सकता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट, तो यह नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे बल्कि इसके बदले में लिखेंगे सरप्लस। और जो नेट लॉस है इस नेट लॉस के बदले में हम लोग लिखेंगे डिफिसिट। और कैलकुलेशन उसी प्रकार होगा जैसे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे, उसी तरीके से होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो लाभकारी संस्था बनाती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लाभकारी संस्था बनाती है। हिसाब किताब दोनों को रखना होता है, मगर एक जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हिसाब किताब रखती है वह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके रखती है, और जो नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले में वह लिख के रखती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इस साइड को हम लोग पार्टिकुलर ना लिख करके एक्सपेंडिचर लिख लेंगे, और इस साइड पार्टिकुलर ना लिख करके इनकम लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करके देखें तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। तो ऊपर में हेडिंग लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और सेम टू सेम उसी तरीके से फॉर द ईयर इंडेड या इंडिंग, और जो डेट होगा उस डेट को हम लोग लिखेंगे। और इस साइड को एक्सपेंडिचर फिर अमाउंट फिर इनकम और फिर अमाउंट लिखेंगे। जो जितने भी खर्च हैं सभी खर्च को हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। जैसे कोई भी खर्च हो, वेजेस देना, कैरेज देना, स्टेशनरी का पेमेंट करना, सैलरी देना, रेंट देना, डिप्रिसिएशन का खर्च करना, कुछ भी खर्च डेबिट साइड लिखेंगे। कहीं से भी इनकम प्राप्त होगा, जैसे इनकम आया, इंट्रांस फीस आया, डोनेशन मिला, मेंबरशिप फीस का पैसा मिला, सब्सक्रिप्शन मिला, चैरिटी शो का पैसा मिला, रेंट ऑफ हॉल मिला, ग्रांट मिला, कहीं से भी पैसा अगर प्राप्त होगा तो इन सभी को हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड ज़्यादा बड़ा हो उसको पहले जोड़ लेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, जो डिफरेंसेज आएगा वह कहलाएगा डिफिसिट अथवा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब है कि खर्च अधिक है और इनकम कम है। ठीक इसी तरीके से अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ा हो जाए, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट, इस साइड को बोलते हैं डेबिट। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ा हो जाए तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड को पहले जोड़ लेंगे और डेबिट साइड के सभी को माइनस कर लेंगे, जो आएगा वह कहलाएगा सरप्लस अथवा कहलाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम अधिक है खर्च से। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, इसमें लिख रहे हैं हम लोग इनकम को लिख रहे हैं, मतलब आय को लिख रहे हैं, और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय को लिख रहे हैं। तो आय और व्यय आपको याद होगा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तीनों का अगर अलग अलग करते हैं तो पर्सनल अकाउंट में कोई भी नाम लिखते थे, रियल अकाउंट में कोई संपत्ति को लिखते थे, नॉमिनल अकाउंट में इनकम को या खर्च को अथवा प्रॉफिट को अथवा लॉस को लिखते थे। तो यहाँ पर आय और व्यय है, इनकम और एक्सपेंडिचर है, इस वजह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहलाएगा नॉमिनल अकाउंट। तो इस कारण से हम लोग अभी जो थ्योरी है उस थ्योरी में हम लोग देखेंगे कि आय और व्यय खाते की विशेषताओं को देखेंगे। तो पहला विशेषताएं है कि यह एक नाम मात्र खाता है, यह एक नॉमिनल अकाउंट है।
यह दूसरा है, यह किसके समान बनता है, तो यह लाभ हानि खाते के समान बनता है, यह लाभ हानि खाते के समान बनता है। इसके डेबिट साइड में अगर देखें तो सभी खर्चों को लिखते थे, तो यहाँ पर डेबिट साइड में सभी खर्चों को लिखते थे। इस वजह से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसके डेबिट पक्ष में सभी खर्चों को हम लोग लिखते हैं, सभी खर्चों को दिखाया जाता है। इसी तरीके से हम लोग अगर क्रेडिट साइड को देखें तो क्रेडिट साइड में सभी इनकम को लिखते थे, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि क्रेडिट साइड में सभी इनकम को दिखाया जाता है, क्रेडिट पक्ष में सभी इनकम को दिखाया जाता है। और कैश में हम लोग जो बनाते थे तो बैलेंस बीडी वगैरह लिखते थे, तो यहाँ पर कोई बैलेंस बीडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, तो कोई भी संपत्ति वगैरह नहीं लिखा जाएगा, केवल इनकम और केवल एक्सपेंसेस लिखा जाएगा, तो बैलेंस सी डी लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग देखे थे अभी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ा हो, डेबिट साइड कम हो, तो हम लोग यह बोलते हैं सरप्लस, अथवा इसको बोलते हैं डिफिसिट। तो इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि यदि क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक हो तो जो अंतर की राशि होगी वह सरप्लस कहलाएगी, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा बड़ा हो और क्रेडिट पक्ष कम हो तो जो अंतर की राशि होगी वह डिफिसिट या कमी कहलाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसका थ्योरी भी कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा सा इसको बार बार देखिए, रिवीजन करिए, थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं उसी तरीके से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस उसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से ट्रेडिंग बनाते थे, अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर दोनों को मिक्स कर लेंगे, ऊपर में हेडिंग चेंज कर देंगे और हेडिंग केवल लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक साथ बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो अथवा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, सभी खर्चों को हम लोग एक साथ ही लिखेंगे और सभी इनकम को एक साथ लिखेंगे। जो डिफरेंसेस वगैरह आएगा नेट प्रॉफिट के बदले में सरप्लस बोला जाएगा अथवा डिफिसिट बोला जाएगा, क्योंकि यह लाभकारी संस्था नहीं है बल्कि अलाभकारी संस्था है। प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, इस वजह से सरप्लस अथवा डिफिसिट बोला जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इतनी चीज़ों को आपको रिवीजन करना है। थैंक्स फॉर